नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु शो में। आज के शो में मैं नीरज दास गुरु आपके साथ चर्चा करूंगा रिसर्च के बारे में। रिसर्च हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। आज तक जो कुछ भी परिवर्तन हमारे आसपास हुआ है, ये सारा परिवर्तन हमारे रिसर्च का ही परिणाम। परिवर्तन की स्पीड बढ़ानी है अगर, तो रिसर्च की स्पीड बढ़ानी होगी। ये मूल मंत्र है। हमारे वर्तमान सरकार भी इसी बात पर विश्वास करते हुए रिसर्च पर हर एक फील्ड में इसने जोर दिया है। मेरा आज का ये वीडियो शिक्षा के क्षेत्र में रिसर्च पर फोकस्ड रहेगा। हमारा ये वीडियो ट्रेनी टीचर्स, फुल फ्लेजेड टीचर्स और टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के फैकल्टी मेंबर्स के। तो आइए देखते हैं अध्यापक शिक्षा संस्थानों में और विद्यालयों में रिसर्च। इस वीडियो के 3 प्रमुख आउटकम हैं। पहला, हम शिक्षा के क्षेत्र में रिसर्च के बारे में जान पाएंगे। दूसरा, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिसर्च किस तरीके से शुरू किया जाए, इसके बारे में जान पाएंगे। और तीसरी बात कि हम विद्यालयों में कैसे हम रिसर्च को प्रमोट करेंगे, इसकी हमारी समझ बनेगी। तो इस तरीके से मेरे इस वीडियो का 3 पार्ट है। पहले पार्ट में हम रिसर्च के अंडरस्टैंडिंग पर बात करेंगे, दूसरे पार्ट में हम टीईआईज़ में रिसर्च की बात करेंगे और तीसरे पार्ट में विद्यालयों में रिसर्च की बात हम करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं इसके पहले पार्ट में। पहला पार्ट है रिसर्च की समझ। आदिकाल से ही हम रिसर्च करते आ रहे हैं और हमारे आसपास जो कुछ भी ये परिवर्तन दिख रहा है वो उसी का नतीजा है। हमने रिसर्च किया खेती पर, हमने रिसर्च किया शिकार पर, हमने रिसर्च किया समाज में रहने को लेकर के, हमने रिसर्च किया कृषि को लेकर के, हमने रिसर्च किया पटवन को लेकर के, हमने रिसर्च किया रहने को लेकर के, हमने रिसर्च किया पहनने को लेकर के। हम आज जिस तरीके से रह रहे हैं, जिस तरीके से पहन रहे हैं, जो खा पी रहे हैं, वो सभी रिसर्च के ही परिणाम। हमने ये रिसर्च तब किए थे जब हमें लिखना पढ़ना नहीं आता था। वर्तमान स्थिति में लिखना पढ़ना इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि रिसर्च पीछे छूट गया है। हम लिख पढ़ तो रहे हैं पर रिसर्च उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। हम रिसर्च से कट से गए हैं। रिसर्च में हम 3 बात करते हैं: ऑब्जर्वेशन यानी डेटा कलेक्शन, दूसरा डेटा एनालिसिस और तीसरा एनालिसिस को लेकर के निष्कर्ष निकालना। यही 3 बातें हैं जो रिसर्च हैं। वर्तमान में रिसर्च में एक्यूरेसी को इतना ज़्यादा महत्व दिया गया है कि एक्यूरेसी की चाह के कारण क्वांटिटेटिव टूल्स बहुत सारे आ गए और ये क्वांटिटेटिव टूल्स अपने साथ कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी लेके आए। मेथड्स को स्टैंडर्ड बनाने की चाह ने मेथडोलॉजी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। और तीसरी बात, डॉक्यूमेंटेशन की बहुत ज़्यादा महत्ता दी गई। इन 3 कारणों से लोगों के अंदर रिसर्च को लेकर के कोई उत्साह नहीं है। लोग रिसर्च से दूर जा रहे हैं, रिसर्च से कट रहे हैं। दुनिया में एक बॉडी ऑफ नॉलेज है, कुछ ट्रुथ है और कुछ विश्वास है। हमारे विश्वास सही भी हो सकते हैं और हमारे विश्वास गलत भी हो सकते हैं। तुलसी पत्ता का काढ़ा पीने से कोरोना ठीक हो सकता है, तो ये हमारा विश्वास है। इसको टेस्ट करना होगा, इसके लिए ऑब्जर्वेशन करना होगा, एनालिसिस करना होगा। जब हम विश्वास को टेस्ट करते हैं, वेरीफाई करते हैं, तो इसे ही रिसर्च कहते हैं। तो आइए चलते हैं अब दूसरे भाग में। टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में यानी अध्यापक शिक्षण संस्थानों में रिसर्च के बारे में हम जानें। अध्यापक शिक्षा संस्थान वो शुरुआती बिंदु है जहां हम शिक्षकों से रिसर्च की बात कर सकते हैं और इस बात को करने वाले कौन होंगे, वो वहाँ के फैकल्टी के मेंबर। अगर हम चाहते हैं कि रिसर्च हो एजुकेशन के क्षेत्र में, तो इसकी शुरुआत वहीं से होगी, अध्यापक शिक्षा संस्थानों से। ये रिसर्च कैसे अच्छे तरीके से हो, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। शिक्षा को लेकर के हर एक रिसर्च बच्चों के सीखने पर ही केंद्रित होता है। शिक्षा के क्षेत्र में जो रिसर्च है वो ब्रॉडली इन चीज़ों में किए जा सकते। पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर और बच्चों की लर्निंग को लेकर के, दूसरा है अटेंडेंस और बच्चों की लर्निंग को लेकर के, रिटेंशन और बच्चों के लर्निंग को लेकर के, चौथा है टीचर की क्वालिटी और बच्चों की लर्निंग, पांचवा है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और लर्निंग, छठा है टीचर ट्रेनिंग और लर्निंग, सातवां है इनपुट्स या रिसोर्सेज एंड लर्निंग, आठवां है मॉनिटरिंग एंड सपोर्ट एंड लर्निंग, नौवां है गवर्नेंस एंड लर्निंग, 10वां है
असेसमेंट एंड लर्निंग, 11वां है स्टेक होल्डर्स एंड लर्निंग। ये 11 ब्रॉड क्षेत्र हैं जहां एजुकेशन को लेकर के रिसर्च किया जाता है। ब्रॉड क्षेत्र के अंदर दूसरा इंपॉर्टेंट काम होता है ब्रॉड एरिया में से टॉपिक चुनना। जब आप टॉपिक चुनते हैं, इसका मतलब अगर अटेंडेंस को लेकर के अगर आप टॉपिक चुन रहे हैं, क्लास 8 का अटेंडेंस और उन बच्चों के लर्निंग के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हमारा रिसर्च बड़ा फोकस्ड हो जाएगा और वो क्लास 8 के ही अटेंडेंस और लर्निंग के बारे में बातचीत करेगा, उनका ही डेटा ऑब्जर्व करेगा, उनके ही डेटा को एनालिसिस करेगा और उनके डेटा के आधार पर उनके बारे में ही निष्कर्ष निकालेगा। पहला काम है ब्रॉडर एरिया, दूसरा काम है स्पेसिफिक टॉपिक को चुनना और तीसरा चीज़ है एक हाइपोथेसिस आपके मन में होना चाहिए। हाइपोथेसिस वो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो जो बिलीफ है जिसकी बात मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था, वो बिलीफ ही वो हाइपोथेसिस है जो स्टार्टिंग पॉइंट है किसी भी रिसर्च का। यहाँ पर 8वें क्लास के अटेंडेंस और लर्निंग को लेकर के हम कुछ देखना चाह रहे हैं। तो 8वें क्लास का अटेंडेंस और लर्निंग के लेकर के हमारे दिमाग में हाइपोथेसिस क्या हो सकता है? हमारे दिमाग में हाइपोथेसिस हो सकता है कि 8वें क्लास में अटेंडेंस और लर्निंग का आपस में संबंध है या संबंध नहीं है। दोनों ही हमारे विश्वास हो सकते हैं। इन दोनों ही केसों को जब हम वेरीफाई करते हैं तो ये पूरा प्रोसेस रिसर्च आएगा। तो हम इस प्रोसेस को कैसे आगे बढ़ाएंगे? अटेंडेंस देखने के लिए हम क्या करेंगे? डेटा हम लेंगे उनके अटेंडेंस शीट से। उसके बाद हम दूसरा चीज़ जो देखना है वो है उनके अचीवमेंट को लेकर के, और अगर एग्जिस्टिंग लर्निंग मेथडोलॉजी या एग्जिस्टिंग लर्निंग प्रोसेस में अगर मेरा विश्वास है, उसी रिजल्ट्स को ही हम कंपेयर करेंगे अटेंडेंस के साथ, और नहीं तो हम फिर अपना अलग से प्रश्न बनाएंगे और टेस्ट लेंगे बच्चों को, और बच्चों के टेस्ट ले करके उसे खुद कॉपी करेक्शन करेंगे और कॉपी करेक्शन करके तब हम अटेंडेंस और लर्निंग को लेकर के कुछ समझदारी विकसित करेंगे एनालिसिस के बाद, और तभी हम निष्कर्षतः कुछ कह पाएंगे कि अटेंडेंस का संबंध लर्निंग से है या नहीं है। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि हमारे जो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर रिसर्च किस तरीके से किया जाए। वहाँ रिसर्च करने के लिए करना क्या होगा? ब्रॉडर एरिया में से एक एरिया सेलेक्ट करना होगा, उस एरिया में से एक टॉपिक लेना होगा, एक हाइपोथेसिस बनानी होगी। 3 काम हो गया। और चौथा जो महत्वपूर्ण काम है वो सीधा ऑब्जर्वेशन करना शुरू कर। वो ऑब्जर्वेशन करे और अपने ऑब्जर्वेशन को अपने साथियों के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ शेयर करे। ऑब्जर्वेशन का ऐसा शेयरिंग ये शुरुआती बिंदु है, हालांकि ये चौथा कदम होगा रिसर्च के क्षेत्र में। जब वो इसको ऑब्जर्वेशन को शेयर करेंगे तो फिर उनकी ज़रूरत पड़ेगी, लोग उनसे पूछेंगे या फिर उनके दिमाग में भी ये बात आएगी कि इससे क्या हुआ, मतलब जो अटेंडेंस देखा और जो बच्चों का रिज़ल्ट देखा, तो उसको एक एनालिसिस करने की आवश्यकता वो खुद ही महसूस करेंगे। डेटा को लेकर के विश्लेषण करने की उनकी एक ज़रूरत सामने आई और उसी ज़रूरत से वो उस एनालिसिस को शुरू करेंगे, और जब वो एनालिसिस करेंगे उसको भी जब वो अपने स्टूडेंट्स के साथ और कलीग्स के साथ शेयर करेंगे तो उसको शेयर करने से लोगों के अंदर भी इंटरेस्ट जगेगा। तो लोगों के बार बार पूछने से उनके अंदर भी एक दबाव बनेगा और वो एक दिन ऐसा होगा जब वो अपना फाइनल निष्कर्ष देंगे। अटेंडेंस वाला ही अगर हम उदाहरण लें तो अटेंडेंस और लर्निंग को लेकर के क्या उनकी समझ बनी, उस पर वो अपने विचार दे पाएंगे। यहाँ से यात्रा शुरू होगी रिसर्च के बारे में और समझ बना। जब वो इन चीज़ों को प्रस्तुत करेंगे किसी भी मंच पर, बच्चों के साथ प्रस्तुत करें या अपने कलीग्स के साथ प्रस्तुत करें या स्टेट लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपने रिसर्च की प्रस्तुति करेंगे जब, तो उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। उन प्रश्नों के जवाब देने के क्रम में उन्हें ये समझ में आएगा कि कैसे हम बेहतर ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, कैसे हम बेहतर एनालिसिस कर सकते हैं, कैसे हम बेहतर निष्कर्ष निकाल सकते हैं, और लोगों के साथ प्रस्तुत करने के लिए कैसे हम बेहतर डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। जब ये चीज़ें सामने आएंगी तो वो निश्चित तौर पर धीरे धीरे इन चीज़ों पर काम करते करते वो मेथडोलॉजी को सीखेंगे, वो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को सीखेंगे, वो एनालिटिकल टूल्स को सीखेंगे, वो एनालिसिस करना सीखेंगे और वो निष्कर्ष निकालना सीखेंगे, और जो निष्कर्ष है उसको प्रेजेंट करना सीखेंगे, उसको प्रस्तुत करना सीखेंगे। और यही तो है रिसर्च। जो TEIs में जो रिसर्च हो रहे हैं वो रिसर्च बस रिसर्च तक ही सीमित नहीं है। जो रिसर्च में जो फाइंडिंग्स आए उन फाइंडिंग्स को इस्तेमाल करना है। जो TEIs हैं वहाँ टीचर्स को तैयार किया जा रहा है, तो वो टीचर्स की तैयारी में जो इन सर्विस ट्रेनिंग है, जो प्री सर्विस ट्रेनिंग है, वहाँ पर वो अपने रिसर्च के इनपुट्स डाल सकते हैं। जो ट्रेनी टीचर्स हैं उनके साथ वो शेयर कर सकते हैं। एक बार फिर से हम समराइज़ करते हैं। TEIs में जो ब्रॉडर रिसर्च एरियाज़ है उसमें से एक फाइनलाइज़ करना पड़ेगा, उसमें एक टॉपिक चुनना पड़ेगा, एक हाइपोथेसिस बनाना पड़ेगा,
ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशंस को अपने साथियों के साथ और अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना होगा। उसके साथ साथ एनालिसिस को जारी रखना होगा। एनालिसिस के साथ साथ उसको प्रेजेंट करने के लिए भी मौका दिया जाना चाहिए। और जब हम प्रेजेंट करने के लिए मौका देंगे और जब वो बार बार अपने रिसर्च को प्रेजेंट करेंगे, तो इस क्रम में वो प्रॉपर डेटा ऑब्जर्वेशन भी सीख लेंगे और मेथड्स को भी जान जाएंगे, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को भी जान जाएंगे और वो प्रेजेंट करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन को भी जान जाएंगे। तो ये बात हुई TEIs के अंदर क्या करना होगा। तीसरे भाग में हम विद्यालयों में रिसर्च की बात करते हैं। जो है वो लगातार रिसर्च करते हैं और वो रिसर्च करते हैं अपने पेरेंट्स के बारे में, उनके हैबिट्स के बारे में, अपने टीचर्स के बारे में, अपने सहपाठियों के बारे में, अपने आसपास के बारे में, दूसरे लोगों के बारे में, उनसे एडवांटेज लेने के बारे में वो लगातार रिसर्च करते रहते हैं। हाँ, वो उस तरीके से ऑब्जर्वेशन बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से करते नहीं हैं, उसको दर्ज नहीं करते हैं, वो उस पर वो उस तरीके से विश्लेषण भी नहीं करते, वो उस लेवल का डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं करते, लेकिन उनकी अपनी एक निष्कर्ष जो उनके लिए ज़रूरी है वो अपने दिमाग में बनाते हैं। डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत तो तब है ना जब आप दूसरे के लिए कोई काम करें। वहाँ वो बच्चा अपने लिए वो सारा कुछ कर रहा है। जब वो अपने लिए वो रिसर्च कर रहा है, वो उसके पास सारा फाइंडिंग्स है, उसके दिमाग में है सारा फाइंडिंग्स, और वो उसी हिसाब से सिचुएशन को मैनिपुलेट करता है। कई बार हम टीचर्स जो है वो उनको रिसर्च करने से रोक दे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर लाइन बना करके बहुत सारी चींटियाँ अगर चली जा रही, अगर कोई बच्चा बहुत ही उत्साह से और बहुत ही जिज्ञासु होकर उस लाइन को देख रहा है, तो हमारी क्या प्रतिक्रिया होती है। जब हम बस बच्चे को बता देते हैं कि ये बस अंडा लेके जा रही है, बरसात आएगा, ये बरसात की तैयारी में जा रहे हैं, या ये जब जाते हैं तो अपने पीछे एक सेंट छोड़ते जाते हैं, जिस सेंट के सहारे दूसरी चींटियाँ उसको फॉलो करती हैं। अब इतना कुछ बता दिया, अब बच्चे के पास जानने के लिए बहुत कुछ रहा नहीं, तो बच्चे का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। इंटरेस्ट केवल क्वांटिटेटिव टूल्स, मेथडोलॉजी और डॉक्यूमेंटेशन के डिमांड के कारण नहीं ख़त्म हुआ है। इस इंटरेस्ट को हम भी ख़त्म करते हैं। जब हम उसको ये बता देते हैं कि ये क्यों हो रहा है, उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। वो रिसर्च क्यों करेगा। रिसर्च की सटीकता पर मत जाइए, रिसर्च के डॉक्यूमेंटेशन पर मत जाइए। बच्चे जो चीज़ें अपने आसपास देख रहे हैं, जो कुछ वो सीखना चाह रहे हैं, जो वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, जो वो एनालिसिस कर रहे हैं अपने दिमाग में, उनको वो करने दीजिए। तभी बच्चे जो है उनका विकास होगा। जब आप किसी बच्चे को बता देते हैं कि ये इस कारण से हो रहा है, तो बच्चे के दिमाग में कुछ जानने की इच्छा रह नहीं जाती है। वो समझ जाता है धीरे धीरे कि जो टीचर हैं उनके पास बहुत सारा ज्ञान है, और जब भी कोई समस्या होगी बस टीचर से पूछ लेना है, अपना रास्ता निकल गया। अगर हम ये चीज़ें अगर हम दिमाग में इस्टेब्लिश कर देते हैं बच्चों के, तो बच्चों का सीखना बंद हो जाता है। बच्चों को लगता है जो टीचर बोल रहे हैं, जो किताब में लिखी हुई बातें हैं, वही फाइनल बात है, उससे आगे की दुनिया कुछ भी नहीं है, और ये हमारे सीखने में सबसे बड़ी बाधा है। अगर यहीं पर हम रुक गए तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि हम मैदान को खुला छोड़ें, बच्चों को प्रमोट करें, बच्चों को मोटिवेट करें कि वो चीज़ों को देखें, समझें और अपनी समझ खुद बनाएं। अपनी समझ उस पर नहीं थोपें। आपकी समझ उसके लिए नुकसानदेह है। हो सकता है आप सही नहीं हो, या आज तक का ज्ञान ये बोलता है कि ये सही हो सकता है कुछ और नई बात। उसको सोचने दीजिए। वो सोच के उसी दिन वो नई बात नहीं पता कर लेगा, लेकिन उसकी ये सोचने की जो प्रवृत्ति है वो किसी दिन कुछ नई बात को जन्म दे सकता है। इसकी संभावना पूरी है। रिजल्ट्स के साथ इंटरफेयर मत कीजिए। आप प्रमोट कीजिए कि वो इस तरह के ऑब्जर्वेशन करे, इस तरह के एनालिसिस करे। उसको मौका दीजिए कि वो इन चीज़ों को प्रेजेंट करे, ताकि वो इस क्षेत्र में और अच्छा बने। तो करना क्या है, बच्चों को ऑब्जर्वेशन के लिए मोटिवेट कर। और ये ऑब्जर्वेशन अगर बच्चा कुछ कर रहा है तो उसको ऑब्जर्वेशन के तरीकों के बारे में बता सकते हैं, रिजल्ट्स के बारे में मत बताइए। अगर बच्चा खुद से कुछ कर रहा है तो उसमें प्रमोट करना है। दूसरी बात है, हमारे टेक्स्ट बुक में कर के सीखे ऐसा करके बहुत कुछ लिखा हुआ है, उसको करने दीजिए। आज के समय में बहुत सारे लोगों से मैंने बात किया तो पता चलता है कि क्वेश्चन आंसर से बात आगे बढ़ती ही नहीं है। तो वो जो करके सीखे, जो बहुत मेहनत से शिक्षकों ने तैयार करके वो टेक्स्ट बुक में डाला है, उस पर काम करने का मौका तो दीजिए। तीसरी बात, बच्चे को उस तरह के अन्य गतिविधियों को डिज़ाइन करने के लिए भी बोलें। चौथी बात, आप भी कुछ बनाइए और बच्चों के साथ काम कीजिए। तो क्या ज़रूरत है अगर बच्चा ऑब्ज़र्व कर रहा है तो उसको ऑब्ज़र्व करने दें। दूसरी बात, जो किताब में करके सीखे टॉपिक के अंदर दिया हुआ है, बच्चों को वो करने दें, मोटिवेट करें।
तीसरी बात, बच्चों से ऐसे और भी सीखने के उपक्रम डिज़ाइन करने के लिए बोले। आप भी कुछ उनके लिए कुछ प्रोजेक्ट इस तरीके के डिज़ाइन करें। जब बच्चे इस पर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर बच्चे सीखेंगे और बच्चे अपनी भविष्य के लिए तैयार हो पाएंगे, जहां डिसीज़न लेने के लिए हमेशा एक बड़ा आदमी उनके लिए उपलब्ध नहीं रहेगा। आप उसको भविष्य के लिए तैयार होने का मौका दीजिए। रोट लर्निंग के चक्कर में या उसे अपने ज्ञान थोपने के चक्कर में उसे बर्बाद मत कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को सुनने के लिए। अगर हमारी बात अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ऐड करें। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर कभी मिलेंगे किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए गुड बाय।